निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और प्रोग्राम की शुरुआत करें। प्लीज विपिन जी को आमंत्रित करूंगा, मनोज जी को आमंत्रित करूंगा, बीडी अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज की तरफ आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हम चालू करें। कैलाश मित्तल जी को मैं आमंत्रित करूंगा, मिस्टर विनय महेश्वरी जी को आमंत्रित करूंगा, मनसाराम जी को आमंत्रित करूंगा, मैं गुड्डू भाई को आमंत्रित करूंगा कि आगे आए। मैं यहां पर सबसे पहले वेलकम रिमार्क्स के लिए बुलाना चाहूंगा ललित अग्रवाल जी को। ललित जी प्लीज आए और सभी आए हुए अतिथि गणों का स्वागत करें। आज के आईएफटा के इस समारोह में हमारे आईएफटा के अध्यक्ष श्री विपिन जी अग्रवाल, मंच पर बैठे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक मित्तल जी, हमारे यहाँ के जाने माने प्रसिद्ध उद्योगपति आईएफटा के प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री विशाल बगड़िया जी, गंगानगर जिले की लगभग सभी मंडियों से आए हुए हमारे व्यापारी बंधु, हनुमानगढ़, बीकानेर, बठिंडा, सभी जगह से पधारे हमारे व्यापारी बंधु, दिल्ली और अन्य कई प्रांतों से हमारे पधारे हुए मोजीज व्यापारी बंधु, दूसरे सभी उपस्थित महानुभाव, आपका इस शुभ अवसर पर इस आईएफटा के सेक्टर सेमिनार में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन के दिल की गहराइयों से आपको मैं नमन करता हूँ। इक्विटी मार्केट से अच्छे से वाकिफ हमको मालूम है कि इक्विटी में डीपी पार्टिसिपेंट की एसोसिएशन है, ब्रोकर्स की एसोसिएशन है, कमोडिटी ब्रोकर्स की एसोसिएशन है, इक्विटी इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन है। जब ट्रेडर्स की मतलब जो एंड यूजर है, जो क्लाइंट है, उसकी बात आती है तो ज्यादातर लोगों का कहना है मानने के लिए भाई जी, मानने के लिए भाई जी। और खास तौर पे जब भी तेजी मंदी या कुछ दो गुट होते हैं तो लोग बड़ा खुश रहते हैं, जब उसमें नुकसान हो गया। से मैं इसलिए जुड़ा कि ये वास्तव में एक ऐसी चीज है जो सब व्यापारियों को संगठित करके, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये कोई एक्सचेंज के अगेंस्ट, सेबी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन बन रहा है जो मजबूत करेगा सब व्यापारियों को कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो जिस प्रकार से सीपीआई को मिला है या जितनी भी ब्रोकर्स की अलग एसोसिएशन है उनको मिला है, जिस प्रकार से वो अपने मुद्दों को प्रेजेंट कर सके हैं, वैसा मेरे ख्याल से होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एम हैं, वो एम जो है डिस्क्राइब करेंगे विपिन जी, और साथ ही मैं विपिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस दे दें। प्लीज विपिन जी। ललित जी अग्रवाल श्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस से आए उनके प्रतिनिधि, देश भर से आए हाजिर बाजार और वायदा कारोबार से जुड़े कारोबारी, देश के हिस्सों से आए व्यापारी भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और देश के हर हिस्से से पधारे अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज की तारीख और दिन बेहद अहम है जब व्यापारी पहली बार इतनी अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और रेगुलेटरी बॉडी सेबी के समक्ष दर्ज करवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दरअसल आज ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है और हम लोगों के यहाँ एक्टिव होने का मुख्य कारण है कि जिन लोगों के कारोबार से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमतें मिलती हैं, कमोडिटी ब्रोकर्स का व्यापार चलता है, एक्सचेंजेस के कारोबार को
व्यापार आज कम हो रहा है, उन्हीं के व्यापार में आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम कारोबारियों के पास आज सिर्फ अपने ऊपर हो रहे अन्याय को चुपचाप बैठकर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिन कारोबारियों की बदौलत एक्सचेंज है और रेगुलेटर की व्यवस्था जिन कारोबारी के हितों के लिए की गई है, उन दोनों की नकारात्मकता का शिकार हम लोग हो रहे हैं। हम ट्रेडर्स को इसी बिगड़ती दिशा को सही करने के लिए आप सभी के विचारों को, इस संस्था को दिशा देने के लिए और मजबूती देने के लिए आगे क्या करना चाहिए, इस पर ना सिर्फ हम चर्चा करेंगे बल्कि इसके आगे की कार्यप्रणाली को भी तय करेंगे। ब्रोकर्स के पास हम लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो वो एक्सचेंज के हितों के आगे बौने हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। एक्सचेंज पर कोई ना कोई बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आती रहती है। मार्जिन बढ़ने की बात हो या डिलीवरी को लेकर समस्याएं हैं, जिसको कभी ये एक्सचेंज पर कोई भी कमोडिटी को चालू करते हैं और फिर इसको बिना बताए ही बंद हो जाती है। शाम को मैसेज आता है कि ये बंद हो गई और फिर वो अगले दिन से शुरू नहीं होती। जैसे अभी हाल ही में कैस्टर हुई है, पहले गवार हुआ था, चना हुआ था और मस्टर्ड हुई थी। और इस एक्सचेंज की जेब से तो इससे कुछ जाता नहीं है, सारे का सारा लॉस हम ट्रेडर्स को होता है। और इसमें हल्दी की डिलीवरी हो, धनिया की डिलीवरी हो या आलू की डिलीवरी हो, कस्टर का वायदा कारोबार से हटना ही नहीं। वेयर हाउस में चलने वाली जो वेयर हाउसिंग कंपनियां हैं, जो एक्सचेंज की अथोराइज्ड वेयर हाउसिंग कंपनियां हैं, उनकी मनमानी से भी हम व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। एक्सचेंज में जो वेयर हाउस में डीमेट में जो डिलीवरी लगती है, उसमें करीब अपने डिलीवरी लेने के बाद वो 200 रुपए से 300 रुपए क्विंटल बाजार भाव से नीचा सामान बिकता है। और इस सारे सिस्टम को अपने कहीं भी इसकी शिकायत करने के लिए जाते हैं तो कोई भी अपने को इसका इलाज नहीं मिल पाता। हम कारोबारियों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो दृढ़ता से अपने हितों की बात को रखे, ब्रोकर्स, एक्सचेंज और रेगुलेटर के सामने अपने को कमजोर नहीं पड़ने दे। एक्सचेंज अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसमें हम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और अगर सेबी भी कोई भी इसके रूल में हम व्यापारियों का, जो कि इसके एंड यूजर्स हैं, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे कि कोई भी काम हो रहा हो तो व्यापारियों की नजर से होकर जाए जो इसके रियल यूज करते हैं इस चीज को। का जो ये गठन हुआ है, ये समस्याओं को दूर करने के लिए हुआ है और अपने सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो सब लोग जब मिलकर कोई बात को उठाएंगे तो उसका वजन बढ़ेगा और अपनी सुनवाई होगी। मैं आप सभी व्यापारियों से ही गुजारिश करता हूँ कि अब सब लोग इसमें अपने मिलकर आवाज उठाएंगे तो अपने साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। वायदा मार्केट में ठीक है, पैसे लग जाते हैं, आ जाते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जब किसी को डिलीवरी लेता है, बात कहकर जो दी जाती है वो डिलीवरी नहीं मिलती है, उसको नुकसान होता है, बाजार के स्पॉट प्राइस की पोलिंग को लेकर नुकसान होता है। तो इन नुकसान से अपने बचने के लिए अपने एक एसोसिएशन बनाई है ये, और इसमें अपने मुद्दे वहां पर रखेंगे जिसमें अपनी सुनवाई होगी। ऐसा मेरा मानना है, और अपने सब लोगों की आवाज अपने वहां तक पहुंचाएंगे, इसी उद्देश्य से अपने ये कार्य किया गया है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कैलाश जी से, इनको माइक दे दीजिए, कि कुछ समस्याएं हैं जो हमें वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, जब हम एक्सचेंज में वेयर हाउसिंग करते हैं, एक्सचेंज में स्टोरेज करते हैं स्टॉक का, गुड्स का, तो जिन लोगों ने एक्सचेंज में काम किया है, एग्री कमोडिटी में स्टोरेज करी होगी, उनको समय समय पर समस्याएं आई होंगी, तो वो क्या समस्याएं हैं वो कैलाश जी शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं श्री विपिन जी अग्रवाल का ये एफ्टा बनाने पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी बात कहने का एक प्लेटफार्म दिया। व्यापारियों को प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, इरेगुलर बात करते रहते हैं, सब भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पाती। वेयर हाउसिंग में मुख्य समस्या क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की, सबसे बड़ी समस्या यही है, बाकी समस्याएं तो सब हल हो जाती है बातचीत के जरिए। ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इनके इतने बैड है जिससे इतनी भारी तकलीफ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। जो मान लिया 740 किलो परसेंटेज दिया, उसकी परसेंटेज ये 38 दे रहे हैं और उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऊपर NCDS के कानों पे क्यों नहीं रेंगती है, बहुत बार लेटर दिए, बहुत बार शिकायतें की, जो इनका आदमी आता है उसको कहा जाता है बराबर रूप से। तो ये इनका स्पेसिफिकेशन जो है ना क्वालिटी का, ये वेयर हाउसिंग वालों की लैब से होना ही नहीं चाहिए, मेरी ये राय है, इसमें सुझाव है। ये जो इंडिपेंडेंट लैब है, इंडिया की जो फेमस लैब है, जो नॉन कंट्रोवर्शियल लैब है, उनसे होना चाहिए।
मैंने डिलीवरी ली है हर कम्युनिटी में लगभग, मुझे सबसे घटिया क्वालिटी मिली है और मुझे कम माल मिला है। मैंने 250 रुपये खड़ के लिए थे, मुझे 2 रुपये कम दिए थे, 180 रुपये खड़ कम दे दी मैंने। ग्वालियर के लिए 48 रुपये स्वाद नहीं दिया था मैंने, बीकानेर ATC वाला, मैं नाम लेता हूँ उसका। अकोला डिलीवरी दी तो ATC वेयर हाउस में कम दिया माल। सरसों की ट्रेन ली थी मैंने जयपुर में, तब ATC के माल में 300 रुपये का क्वालिटी का डिफरेंस मार्केट वापस। जो एक बात कर रहे हैं अपना एक्सपायरी माल की, तो वेयर हाउस में जब हम डिलीवरी लेने जाते हैं एक्सपायर माल की, तो वो कहते हैं माल एक्सपायर हो गया। मेरा वेयर हाउस वालों से पूछता है एक्सपायर होने के बाद तो भारी हो जाता है माल, इनका हल्का कैसे हो जाता है? भी कोई भी डेड बॉडी होती है वो वजन ज्यादा हो जाता है, ये कहते हैं कि माल एक्सपायर हो गया, ये खराब हो गया, खत्म हो गया। सर मैंने एक माल लिया किसी पार्टी से, उसने अपना माल रीमेड से रीमेड करा के मुझे दिया। उस माल के अंदर कंप्लेंट है यही सेम जो अभी सुरेंद्र भाई साहब ने कही है, मुरलीधर जी ने कही है, सेम वही प्रॉब्लम है, वही कंपनी है, वही बात है। उसके बाद मैंने उसमें रीसैम्पलिंग के लिए बोला कि मुझे रीसैम्पलिंग करानी है। तो NCDX के एक नॉर्म है, उसके अंदर ये है कि आपने फिर माल रीमेड करा दिया और मेरी DP अकाउंट नहीं है, तो उसके आप रीसैम्पलिंग नहीं करा सकते। आपके पास सिर्फ एक अथॉरिटी लेटर है, एंश्योर कंपनी जिससे मैंने मार्केट प्लेस किया था, तो उस अथॉरिटी लेटर में मैंने बोला कि भाई मुझे ये माल का रीसैम्पल कराना, तो मेरे पास अथॉरिटी लेटर है उस पार्टी का, लेकिन मुझे रीसैम्पलिंग के लिए नहीं कुछ भी मिला जी। तो इसका क्या है? हमारे से लिया जाता है, क्वालिटी क्लेम भी लिया जाता है। जब तक माल वैलिडिटी में रहता है, DP ट्रांसफर हो गया ठीक है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में डिलीवरी छोड़ दिया वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो माल रीमेड होने के लिए जाता है तो एक्सचेंज सर्कुलर के अंदर ये रूल है कि मॉइस्चर जो है जब वापस माल वो रीमेड होता है तो जिस कंडीशन का माल होगा उतना वेट हमारे को WSP बढ़ा के देगा, लेकिन जब कभी हम डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं तो बार के अंदर कभी भी वो हमारे को वेट इंक्रीज करके उतना नहीं देते। दूसरी बात, वैलिडिटी माल में इतनी प्रॉब्लम्स तो आती है, FED के माल में जैसा कि सब लोगों ने बताया ये प्रॉब्लम्स आती है कि FED के बाद में एक्सचेंज और WSP अगर ये बोल दें कि हमारी इस माल की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये बोलना उनका बहुत ही गलत है। अगर हम 10 दिन लेट भी हो जाए, 15 दिन लेट हो जाए, माल अगर FED हो जाए, तो FED का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा माल वाकई में एक्सपायरी हो गया है, हमारे को अपने स्पेसिफिक माल की डिलीवरी तो मिलनी चाहिए ना, और इसी वजह से हम सब ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एक्सचेंज की वजह से मार्केट सौदा करते हैं तो हम उसका सैंपलिंग नहीं करवा सकते। जैसे माल को हमने सैंपलिंग करवाना है, माल घटिया दे रहा है मेरा कुछ, तो हम उसकी सैंपलिंग करवा नहीं सकते। इसका क्या करें? इसमें सुधार होना चाहिए ताकि कोई भी ऑफलाइन सौदा होता है वो बारी से बारी होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसका खर्चा दिया जाता है दोनों तरफ का, उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर फायदा क्या हुआ काम करने का? इसका मैं जो मेजर सोल्यूशन समझता हूँ ना, एक की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की। ये उस वेयर हाउस वाला इसकी लैब नहीं करे जिस वेयर हाउस के अंदर माल लगाया जाता है, इसका एक ही सोल्यूशन है सबसे। मैंने माल भेजा, उसका एक पैरामीटर क्यों किया जाए? आप एक माल के 5 पैरामीटर बढ़ाओ, 2% का ये रहेगा, 4% का ये रहेगा, 6% का ये रहेगा, माल 5.5 करो, उनके उस हिसाब से रेट घटा दो ताकि बड़ी मात्रा में क्वांटिटी लग जाए और मोनोपोली ना हो। आज किसी ने माल भेज दिया वेयर हाउस के अंदर, तो उसका 200 रुपये का कम से कम खर्चा जो है वो माल लगाने और वापिस उठाने में लग जाता है। क्यों? उसका वार्डर भी चेंज करना पड़ता है, सिस्टम भी करना पड़ता है। तो क्या NCDX ऐसे पैरामीटर नहीं दे सकती भी 1% का ये, 2 का ये, 4 का ये, 6 का ये और 10 का ये, तो सारी क्वालिटी भी लग जाएगी और कभी माल की मोनोपोली भी नहीं होगा और व्यापारी लगाते टर्न करेगा भी नहीं। ऐसे तो मेरे को समझ में आई है, क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे हमको डिस्कस करने हैं। एक मेजर इशू है क्वालिटी से रिलेटेड, और क्वालिटी से रिलेटेड डिपॉजिट के टाइम भी है कि रिजेक्ट हो जाता है माल जी, और विड्रॉल के टाइम भी है कि आपको जो क्वालिटी पैरामीटर में माल में आपको कितनी चीज नहीं मिल रही है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ, इसमें हम सब लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए वो पॉइंट है वहाँ पे। जितने भी एक्सचेंज सर्कुलर आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है उसमें लिखा रहता है कि ये कमोडिटी, फॉर एग्जांपल चना है मान लो या मस्टर्ड है, इसमें इतना स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। बहुत सारी कमोडिटी में एक्चुअल में वेट गेन होना चाहिए, या वेट गेन ना भी हो तो वेट लॉस नहीं होना चाहिए। आप सुनिए ये बात, लेकिन एक्सचेंज का सर्कुलर बोलता है कि इसमें
0.5%, 0.05%, 0.1% पर मंथ स्टैंडर्ड डिडक्शन होएगा कि वेट लॉस होएगा। तो अगर वो कमोडिटी 6 महीने रहेगी और उसमें 0.1 है तो 0.6 मतलब आधा % आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा ही लगेगा, भले एक्चुअल में माल बढ़ गया। तो वो क्यों है पता है? क्योंकि वो किसी ने सर्कुलर बनाया, किसी ने वो उनको सिखाया और एक्सचेंज ने वो सर्कुलर इशू कर दिया और इम्प्लीमेंट हो गया। हमने एतराज ही नहीं करा कभी कि मेरा एक्चुअल में वेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो कम से कम सेम मिलना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मतलब अगर ट्रेडर स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रेडर बॉडी बोलेगी सर ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन ही गलत है, तब ये समस्या का समाधान होगा। बट तब तक हमें ये मुद्दा एक्टा के थ्रू एक्सचेंजेस को पहुंचाना है। लगभग 5 स्टेट में काम करता हूँ। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि एनसीटीएक्स के जो नॉर्म्स हैं वो वहाँ जो लोग बैठे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, किताबी ज्ञान तो लोगों को बहुत है। एक्चुअल क्या है कि कॉमोडिटी 10% ही डीमेट में नहीं लग पाती। ऐसा क्यों है? जैसे आरम सीड है, अब जो बड़ी बड़ी मिलें आरम सीड लेती है 42 किलो तेल की कंडीशन से, वहाँ यदि 35 की सरसों भी चलेगी या 36 की चलेगी या 37 की भी चलेगी, तो सरसों जो गाड़ी अंदर चलेगी उसका एक क्लेम डिसाइड है कि जो सेलर है यदि वो गाड़ी को खाली कराना चाहता है तो 36 किलो तेल के हिसाब से पैसे उसको मिलेंगे। उसमें सेंट्रलाइज लैब है, श्रीराम लैब दिल्ली, वहाँ से आप लैब कराइए। जब टाइम गाड़ी यहाँ से पैक होकर के जाती है तो एक सैंपल ब्रोकर के पास, एक बायर के पास, एक सेलर के पास रहता है। तो जो ब्रोकर के पास सैंपल है वो सैंपल तो मेरा निवेदन ये है कि जितनी भी कमोडिटी है इन सारी समस्याओं का जो हल है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे का 20 से 25% कमोडिटी हरे को छोड़ करके जो गाड़ी एक्सचेंज में चली जाए वो 99% वहाँ डीमेट हो। उससे क्या होगा, छोटे से छोटा व्यापारी भी एनसीटीएक्स से जुड़ जाएगा। 4-5 साल में खूब स्टडी करी फॉरवर्ड मार्केट के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में। उसमें जो बात निकल के आई है मेरे मन में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद वो कुछ काम की लगे आपको। देखिए, एक्सचेंज जो सिस्टम है ये 3 इसके प्लेटफॉर्म पे 3 पार्टिसिपेंट हैं, एक ब्रोकर, एक WSP और एक असेंग एजेंसी। ये आप मान लीजिए खेल का मैदान है, ये स्टेडियम है सिर्फ। ये स्टेडियम के अलग पार्ट है, जो एक वेयर हाउस है, एक असेंग है और एक ब्रोकर है। अब आते हैं प्लेयर। स्टेडियम के प्लेयर कौन है? प्लेयर है हैजर, ट्रेडर, सटोरिये, जिन्हें अपने यहाँ सटोरिये कहते हैं, विदेश में इनको बड़ी इज्जत से स्पेकुलेटर कहा जाता है। आप प्लीज हंसिए मत। ये सटोरिया वर्ड इस वर्ल्ड इस समय की इकोनॉमी में अगर सटोरिया ना हो तो आपकी ये जो MSP पे जो फसल ऊपर बिक रही है, सिर्फ और सिर्फ सटोरियों की जो रिस्क लेने की पावर है उसमें से बिक रही है। आप देखिए, मैंने बुक्स पढ़ी फॉरेन के राइटर्स की, उन्होंने ये लिखा कि जो कमोडिटी मार्केट में एक इंश्योरेंस होता है, कमोडिटी में हैज एक इंश्योरेंस होता है, उस हैज का उस रिस्क का इंश्योरेंस होता है। उस रिस्क का इंश्योरेंस कौन करता है? स्पेकुलेटर करते हैं, क्योंकि वो स्पेकुलेटर अपने आप सटोरिया बोलते हैं उनको। वो स्पेकुलेटर अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों का रिस्क अपने ऊपर लेते हैं और वो जोखिम उठाते हैं। ये एनसीटीएक्स 29-30 पेज की एक हैज पॉलिसी का डॉक्यूमेंट तैयार करता है कि हम हैज करवाते हैं, लोगों का रिस्क कवर करते हैं। मैं कहता हूँ एनसीटीएक्स हैज कैसे करता है लोगों की कमोडिटी का हैज एनसीटीएक्स नहीं करता। एनसीटीएक्स तो एक खेल का स्टेडियम है, इनका रिस्क का इंश्योरेंस सिर्फ स्पेकुलेटर या सटोरिया से सटोरिया को लागू करते हैं। वो अपने हौसले से और अपनी रिस्क लेके उनमें एक स्पेशल गुण होता है जिसकी वजह से वो पूरे कमोडिटी में रिस्क का इंश्योरेंस करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसल का औसत मूल्य मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां एडलवाइस, कारगिल सिर्फ और सिर्फ इन स्पेकुलेटर की वजह से यहाँ पर अपना डीमेट में कमाई करते हैं। आज स्पेकुलेटर इस एक्सचेंज से बाहर हो गए, मैं कहता हूँ एक्सचेंज चल ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो प्लेयर है 3, ट्रेडर, हैजर और स्पेकुलेटर, अगर ये ऑल इंडिया लेवल के तीनों प्लेयर
मिल जाए, ये एफ्टा की संस्था है, ये इंडिया लेवल पर विस्तार हो, इसका हर एक मेंबर बन जाए, इनका रिप्रेजेंटेटिव एक्सचेंज से तो जो कि अपनी शिकायतें ना अपने कहते हैं कि रेगुलेटर सेबी है, सेबी इस एक्सचेंज का कानूनी रूप से रेगुलेटर है, व्यवहारिक रूप से रेगुलेटर ये तीनों हैं, ट्रेडर, स्पेकुलेटर और हेजर। अगर ये तीनों मिल जाए और एक संस्था बन जाए, वो सेबी को और भारत के भी मुताबिक कह दे कि एक्सचेंज हमारे साथ ठीक कर रहा है, ये इस एक्सचेंज को चलाने के लिए इसके में काबिल नहीं है, इसका मैनेजमेंट में वो काबिल नहीं है, आप इसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। दूसरा जो जिस तरीके से इन्होंने कास्टर को किया है, और हम सब लोग तो बहुत बड़ा बल्क में सारे ट्रेडर हैं, यहाँ जितने भी ट्रेडर बैठे हैं, अच्छी क्वांटिटी में गंगा नगरों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है स्टॉक में, कि सवेरे अभी तो चलो ये 3,000 रुपये में जाके कास्टर कट गई और लोगों की मौत नहीं होती है, समझो मैं मानता हूँ पर्सनली कि अगर यही मामले कास्टर माने 500 के भाव में सेटल कर दे तो मेरे को लगता है यहाँ पे 25-30 पार्टियाँ हो जाती, ऐसी हालात बन गई थी। तो ये जिस तरीके से ये डाउटफुली ये काम हुआ है और जिसपे अभी तक भी कोई चुप्पी है पूरी की पूरी, शांति है कि ना एक्सचेंज बोलता, ना सेबी बोलती, ना कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसको सीरियसली आगे के लिए, भविष्य के लिए किस तरीके से इसका अगर कल को कोई लगाम लगानी है तो एक सिस्टम हो कि उस सिस्टम के तहत किसी को रोका जाए, बांधा जाए, इस तरीके से ना हो कि लोगों की मृत्यु निश्चित कर दे। ये इमीडिएटली इस तरीके से सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। एक्सचेंज की चाहे कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन अगर एक्सचेंज ये बोल के अपना पल्ला झाड़ती है कि कोई भी ट्रेडर अगर माल लगाता है और उसके प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये बोल के इस पॉइंट से साइड नहीं हो सकती। ये अगर एक्सचेंज ने कॉन्ट्रैक्ट खोला है तो फिजिकल डिलीवरी देने वाले हर एक बंदे के लिए वो बाउंड हो जाती है कि वो उसकी डिलीवरी को डिलीवरी में कन्वर्ट करे। अगर उसको इसी तरीके से सस्पेंड करना है तो क्यों हम लोग 7-8 रुपए का भाड़ा छोड़ के 25 रुपए महीने में कैसे लोग जाके लगाते हैं। 8 रुपए भाड़े में भी जो लोग हर एक ट्रेडर काम कर सकता है उसके लिए 25 रुपए महीने का भाड़ा देके उसको डिलीवरी पॉइंट तक लाने के लिए काम करते हैं। और एक्सचेंज ये बोल के सिर्फ पल्ला झाड़ रही है कि प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। अगर कोई सेलर डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए भी 3% की पेनल्टी का प्रावधान है ना, तो कुछ ऐसा प्रावधान एक्सचेंज के लिए भी होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कांड फ्यूचर में कभी हो या जब भी कभी हो तो वो भी हर एक ट्रेडर को इस चीज की पेनल्टी एक्सचेंज दे, ताकि हर एक ट्रेडर को इस चीज का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। थैंक यू। कैस्टर का काम हुआ है, इसमें सस्पेंशन का वो बहुत ही गलत था। इसमें पहले की एक्शन लिए जा सकते थे, मार्जिन बढ़ाया जा सकता था, और इसमें सबसे बड़ी बात जो कमी रही वो ये रही, इसमें जो एसडीएफ ने बंद किया है इसमें कोई सेबी की परमिशन नहीं ली गई। बंद होने के बाद उन्होंने सीधी घोषणा कर दी कि आज कैस्टर का भाव ये कट गया और यहाँ बंद हो गया सौदा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जहां तक मुझे समझ आ रही है, किसानों के नाम एक्सचेंज सिर्फ एक कवच बनाए हुए हैं किसान के नाम से। ये बनी थी, हमने भी सुना था कि ये किसानों के लिए बना है, लेकिन ये तो एक कवच है, उसके आड़ में चल रहा है। हम किसान तो सिर्फ प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किसानों को साथ लेकर चलें, और निश्चित है किसान और व्यापारी एक कड़ी है, ये चलेगा तो किसान भी लाभान्वित होगा, व्यापारी भी होगा, और किसान जो है हम साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बात चलती है किसानों की, तो चाहे एनसी टैक्स है चाहे व्यापार का जो फायदा है, जिस बात के लिए जो इसका प्रोड्यूसर है, जो इसको उत्पादन करता है, उसकी इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, उसमें उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। उत्पादन करता कोई है, उसके कीमत तय करने वाले कोई। जो भी एनसी टैक्स का चालू हुआ था इससे किसान को फायदा होगा, पर आज तक ना तो किसी सरकार ने ना किसी वायदा कारोबार ने किसान का कोई किसी तरीके का भला नहीं किया। जब फॉरवर्ड ट्रेडिंग एजेंसी है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, इनका जो मूल उद्देश्य था, सरकार का जो मूल उद्देश्य था, जो सरपंच साहब ने बताया, जो झाझड़िया जी ने कहा हमें शामिल करो, ये स्कीम तो सारी की सारी किसानों के लिए बनाई थी, व्यापारियों के लिए बनाई थी।
अपना मूल उद्देश्य NCDX और MCX कंप्लीटली खो चुके हैं। क्वालिटी पे कहीं भी कंट्रोल है ही नहीं, कोई भी चीज पे कहीं नहीं है। नागपाल जी की बात सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए, इनके साथ वो किसी के साथ हो सकता है। सरसों में हो रहा है, सरसों में आपके डब्बे के प्राइस से 100 रुपया कोई व्यापारी नीचा कहता है मेरा माल एक्सचेंज से उठा लो, बदबू मार रहे हैं माल। तो ये बातें क्वालिटी की, धनिए की क्वालिटी की बात जब जाहिर है तो एक्सचेंज को सरसों पे, धनिए पे, आलू पे, जीरे पे, हर जगह ये चल रहा है द्वार में। तो एक्सचेंज को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी को दोबारा सोचना पड़ेगा, व्यापारियों के साथ बैठना पड़ेगा और किसानों को भी साथ दिखाना पड़ेगा। अगर जितने लोग आज यहाँ आए हैं ये मजबूती से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ट्रेड एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सचेंज भी आपके पास आ जाएगा, अधिकारी भी आपके पास आ जाएंगे, ये आपको बुला लेंगे, आपकी पीड़ा को सुन लेंगे, आपकी पीड़ा को समझ लेंगे। आज अपन बात करें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो जो जो पीड़ा सामने आई है वो ऑटोमेटिक आपको बता रही है कि सुझाव का रास्ता क्या होगा। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कमोडिटी की एक्सचेंज में एक कमेटी बनी हुई है। मस्टर्ड की कमेटी का मैं लगातार मेंबर रहा। साल में एक बार 2 बार कमोडिटी की मीटिंग होती थी। मस्टर्ड की मीटिंग जयपुर होती थी हमेशा, अब वो खत्म हो चुकी है 3-4 साल से। कमेटी है कि नहीं ये नहीं पता। उन कमेटियों को दोबारा रिवाइव किया जाए। साल में 2 बार की तो कम से कम 1 बार उन कमेटियों को, डिफरेंट कमेटी को, हर कमोडिटी की डिफरेंट कमेटी को बिठा के उनकी मीटिंग की जाए और जो पिछले सौदे में कमियां हैं अगले सीजन में खोलने के लिए उनसे पहले उनका सुधार किया जाए, तब ये कमोडिटी मार्केट आगे चल सकती है। आज हम चाहेंगे यहाँ पे हम 3 से 4 कमोडिटी के बारे में अपने जितने भी मंच में विराजमान व्यक्ति हैं उन सबसे जाने और ये खोज पाए कि सारी कमोडिटीज पे किस तरीके से हम फंडामेंटल्स का और टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ राजीव जी, आप ग्वार को बहुत करीब से देखते होंगे। ग्वार के भाव किसी जमाने में 20,000 की हुए, आज धरातल में 3200-3000 के आसपास भी है। क्या आपको लगता है कि ग्वार यहां से कौन सी रूप ले सकता है, क्या करना चाहिए व्यापारियों को और कैसे करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जितने भी ग्वार के टेंडर्स हैं वगैरह है, तो अगर एक आप बेस प्राइस मान लीजिए, आप नीचे बाय करिए और जब भी मार्केट में इंपल्सेस आते हैं आप उसको हेज करिए, तो एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। व्यक्ति गुआर को उठा के भी 30,000 हुआ और अभी ये 3,000 हुआ, तो 30,000 को देखते हुए 3,000 बड़ा सस्ता है। 3,000 के फंडामेंटल क्या है और 30,000 के फंडामेंटल क्या थे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब 30,000 हुआ उस टाइम में कोई लोग ये कहते थे कोई अल्टरनेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कोई चीज गुआर का पहली बात ये है भी कोई अल्टरनेट नहीं है, सब बहकाते हैं। और गुआर के बारे में लोग ये सोच लेते हैं ना भी ये पीक भाव आ लिया, इसका पीक भाव कोई है ही नहीं। ये तो समय की बात है कि किसने सोचा था कि भाई जो क्रूड के भाव $25-30 हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोची थी क्या ये बात है। और आज जब क्रूड के भाव ये हो चुके तो वहां पर अब इतने कुएं खोद के तैयार पड़े हैं कि जिनकी फ्रैकिंग बाकी है, कुएं तो खोद रखे हैं। और जो ये कहते हैं भी $60 से कम भाव में पड़ता नहीं लगता, तो यहाँ ये रिको के अंदर जो है 1.25 करोड़ रुपए बीघे की जमीन नहीं ली क्या, सभी ने तो ली थी। तो ऐसे अमेरिका के अंदर जो जमीन के अंदर जहां तेल था वो जमीन ले ली कि भी उसने ले ली $1 करोड़ में। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं। तो $1 करोड़ वाली जो जमीन थी वो $10 लाख की होगी। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि पवन ही उस जमीन को लेगा, पवन को बेचनी पड़ेगी, वो बेच देगा। अब तो $10 लाख में मिल रही है वो।
तो अब जब 10 लाख डॉलर में बिक जाएगी तो बिकने के बाद 20 डॉलर के तेल में भी पड़ता लगेगा। और जो पुरानी जमीन है जिनके पास, उनको तो 10 डॉलर में ही पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि भी वो उसकी लागत इतनी है, लागत तो जमीन की है। तो वो जमीन अब बिकलेगी, एक बार सब नकली हो लेगा, तो असली आदमी रह जाएंगे, नकली चले जाएंगे। तो रिटायरमेंट तो सबका होता ही है। तो इस गुआर तो थोड़ा जल्दी रिटायर करता है। इसके अंदर ये तो आदमी को धीरे धीरे खत्म करेगा। गुआर के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है ना, वो है इनोवेशन की। गुआर के अंदर रोजाना नई चीज चाहिए। और अब गुआर की जो मार्केट है वो सारी की सारी बदलेगी। उसमें टाइम 1 साल 2 साल लग सकता है। जैसे मार्केट बदलेगी, जैसे फूड के अंदर मार्केट बदलेगी, डायट्री फाइबर के अंदर मार्केट बदलेगी, और ऑयल इंडस्ट्री के लिए मार्केट बदल रही है। हमने नया प्रोडक्ट बना लिया है, इट विल टेक सम टाइम, उसको स्केल पे लेके आ रहे हैं। और ये गुआर तेल में 1994 से पहले तो जाता ही नहीं था। हम थे, विकास ने पहली बार गुआर गम तेल के लिए बनाया था और उसको फॉरेन की मार्केट के अंदर हमने उतारा था। और अब हम सभी आप लोगों के सहयोग से इसको वापस लेके आएंगे, पर 2 साल लगेंगे। अभी इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं है। ये फंडामेंटल अभी वीक है। और आने वाली जो फसल के अंदर अपने इलाके में जो कह रहे हैं कि गुआर की बिजाई नहीं होगी, आज के दिन मैं नहीं मानता कि बिजाई नहीं होगी। 5-10% कम हो सकती है। रीजन उसका क्या है कि कपास, मूंग की जो बात कर रहे हैं, अगर किसान मूंग बो देगा ना तो ये भी हो सकता है एक ही बोरी ना हो। बहुत रिस्की क्रॉप है मूंग की। थोड़ी सी बारिश होते ही वो दागी हो जाता है। तो मूंग में पूरा स्टेट लोग किसान नहीं लेंगे। और कपास की बात ये 4 क्विंटल होगी तो वो आज के हिसाब से 16-18 हजार की होती है। 10,000 रुपए का खर्चा है। 8,000 रुपए उसके ऊपर लगेगा, जमीन खराब हो जाएगी और खाली भी नहीं होती अगली फसल के लिए। गुआर 4 क्विंटल होगा 12,000 का, अगर 3,000 का भाव भी रहता है, 2500 का भाव रहता है तो 10,000 का, 2-3 हजार का गुना बिक जाता है। काम कुछ करना नहीं पड़ता, सब लोग आराम प्रस्त हो चुके हैं। तो गुआर अभी बिजाई के लेवल से ये नहीं है भी अब उसको बीजेंगे नहीं, कुछ स्विच होगा। ये बात सही है कि अगर 4,000 का भाव हो जाएगा तो स्विच होगा ही नहीं। 3,000 के भाव में 10 से 20% स्विच हो जाएगा। ट्राई करेंगे लोग। परंतु अगर ये 2500 का भाव हो गया तो फिर लोगों को ये भी होगा कि फसल पे कभी 2,000 नहीं हो जाए, इसलिए स्विच होगा। अभी स्विच होने की सिचुएशन नहीं लग रही है, मेरे को नहीं लग रही है, होने को कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राजस्थान के अंदर बारिश काफी अच्छी पहले भी हुई है पिछले 3 साल से, आने वाले समय में बारिश और ज्यादा होगी। तो बीकानेर से लेके बाड़मेर पाकिस्तान तक इतना बड़ा एरिया है कि ये एरिया 2 करोड़ बोरी अकेला ही दे सकता है। और जो गुआर जहां पे इस बार हुआ है, वहां गुआर रखने के लिए जगह तो छोड़ो, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। तो गुआर तो जो होगा वो किसी भी भाव में होगा, वो